प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा में आपके पूछे गए गणित के सवाल। यह सवाल आपको 1/4/2024 को पूछे गए थे, ठीक है। यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक हम लोग सेट लेके आए हैं। इसी तरह के सवाल आपको हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिएगा पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं कौन होती है, तो देखिए रूट 7। तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये परिमेय नहीं होगा, यह अपरिमेय होगा, ठीक है। तो अपरिमेय नहीं है बोला है, ये तो अपरिमेय है, ठीक है। वहीं पे रूट 13 ये भी अपरिमेय है, ये भी आंसर नहीं होगा। रूट 25 जो है इसको अगर हम लोग रूट 25 को अगर रूट से बाहर निकाले तो हो जाएगा 5, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वहीं पे रूट 31 जो है यह भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, यदि इस 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो देखिए क्या दिया होगा कि 47 से भाग देना है, तो 47 से भाग देना है तो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या बोला है कि जो भाज्य है वो 379 दिया, तो ए का मान हम लोग लिखेंगे 379, बी जो होता है वो भाजक होता है, तो भाजक यानी कि 47 से भाग दिया जाता है। तो बोला भागफल क्या होगा, भागफल को क्यू कहा जाता है, तो क्यू को लिख देंगे और प्लस आर का मान लिख देंगे 3। देखिए इसको आगे अगर हल करते हैं तो 379 और उधर का 3 इधर आके घट जाएगा, तो -3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 47 क्यू। 379 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना होता है 376, और बराबर हो जाता है 47 क्यू। तो देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 376 बटे में हो जाएगा 47। अगर 47 से काटते हैं तो 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, यानी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम वाले सवाल आपको बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्या है सवाल कि एचसीएफ 54 और 78 का 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। देखिए दो संख्या दिया है 54 और 78, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, संख्याओं का एचसीएफ और उसका एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या का गुणनफल क्या है, 54 है, एक 78 है, तो दोनों को गुणनफल के रूप में लिख दिए। एचसीएफ का मान 6 दिया हुआ, तो एचसीएफ के जगह में 6 लिखेंगे। एलसीएम ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 54 गुना 78। एलसीएम को इधर रखते हैं और 54 गुना 78 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 को नीचे लिख देते हैं। 6 से अगर 54 को काटते हैं तो 6 9 54 हो जाता है 9 बार में, तो 9 गुना 78 को अब हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो 8 9 कितना होता है, 72 का 2 हासिल हो जाएगा 7, और 7 9 63, और 7 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। 702 आंसर आया, कितना आया, 702 एलसीएम होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ बोला है त्रिघाती बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यांक अल्फा बीटा एवं गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। देखिए जो भी हमको बहुपद दिया हो इसमें से हम पहले a का मान लिख लेते हैं। तो a का मान होता है x³ का गुणांक जो कि 1 है, b का मान हो जाएगा -7x² का गुणांक, और c का मान हो जाएगा 5x का गुणांक, और d का मान हो जाएगा अचर पद जो कि है 9। तो यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, और इसका मान कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा का मान होता है -b/a। तो -b और b का मान कितना है 7, तो यहाँ पे -7 कर देंगे, बटे में a का मान है 1, तो इसको अगर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, बटे में 1, तो 7/1 7 ही होता है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू अगर गामा निकालने बोलता तो यह हो जाता -d/a। इसका क्या फॉर्मूला है, -d/a। वहीं अगर आपको पूछा जाता कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये पूछ दिया जाता तो इसको आपको निकालने के लिए c/a का फॉर्मूला लगाना पड़ता, ठीक है। तो ये आप तीनों फॉर्मूले की याद रखिएगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका मैथ आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है तो इसमें a b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान हो जाएगा 1, x² का गुणांक, देखिए x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। b का मान हो जाएगा x का गुणक वो है a, और c का मान हो जाएगा -b। तो क्या बोला है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है इसके शून्यांक। तो अगर अल्फा को मान लेते हैं हम लोग x, तो बीटा यानी दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान एक्स रखेंगे, इंटू बीटा का मान कितना रखेंगे, 1/x रखेंगे, बराबर सी का मान यहाँ पे कितना है, तो माइनस बी है, और ए का मान कितना है, तो 1 है। एक्स एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माइनस बी का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर माइनस को उधर कर दें तो बी का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो बी का मान -1 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल है, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। देखिए, जब कोई भी दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती है तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो समीकरण निकाय हैं ये क्या कहलाते हैं, तो जब आंसर नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, तो ये विरोधी कहलाते हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी कि मिल नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 52 नंबर सवाल है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एम एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बराबर 0 में कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए, जब भी कोई आपको समीकरण दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ पे एम एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसमें कितना हल बोला है, तो देखिए आप x का मान अगर कुछ और रखिएगा, y का मान कुछ रखिएगा, तो आपका मान यहाँ पे कुछ और आएगा, लेकिन x का मान वहीं पे आप अगर कोई दूसरा रखिएगा, y का मान दूसरा रखिएगा, तो मान और भी बदल जाएगा। यानी x का मान और y का मान आप जितना बार अलग अलग रखिएगा उतना ही इसका हल अलग अलग आएगा। तो इसका कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 6 है तो समीकरण 8x माइनस ए वाई प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 के हल हो, तब a का मान क्या होगा। देखिए, एक हमें क्या दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ है क्या, तो 8x माइनस ए वाई और प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है। देखिए, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, तो स्क्वायर वाले पद को इधर कर लेते हैं, ए वाई को बीच में लिख लेते हैं, और प्लस 8x को इधर कर देते हैं बराबर 0। हमें x का मान 1 दिया हुआ है, y का मान 6 दिया हुआ है, तो जहाँ भी x और y का मान है उसको रख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए और y का मान कितना रख देंगे, तो 6 प्लस 8 इंटू एक्स का मान कितना रख देंगे, तो 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6a हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। देखिए, एक द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, एक द्विघात बहुपद आ गया है। द्विघात बहुपद का हमें क्या निकालना है, तो इसमें a का मान निकालने के लिए इसका शून्यांक निकालना पड़ेगा। तो शून्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो लास्ट वाला जो पद होता है इसका हम लोग ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं कि जोड़कर या घटाकर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको करते हैं 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 और 2 का गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 भी मिल जाता है, और 4 और 2 को जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। लेकिन जोड़ेंगे तो क्या, तो 4 को माइनस में लिखेंगे और 2 को माइनस में लिखेंगे, तब जाके ये जो 6 है ये माइनस में आएगा। ठीक है, यानी -4 और -2 को जोड़ने से -6 होगा। तो जब -4 और -2 इसका अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो x का जो मान होगा इसका चिन्ह को बदल के होगा। तो x का मान हो जाएगा +4 और x का दूसरा मान क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए, 4 और 2 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, यदि a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0 तथा a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तब इतना का मान निकालने बोला है। देखिए, इस तरह का जब भी सवाल आता है तो बच्चा इसको या तो तुक्का मार के चला जाता है या फिर सवाल को छोड़ देता है, क्योंकि देख के ही हवा पास हो जाता है। सवाल काफ़ी ज़्यादा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं, आपको टेक्निक से हल करना है। देखिए क्या है कि जब यहाँ पे आपको बोल दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन a b और c किसी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग a को यहाँ पे 2 मान लेते हैं अपने से, ठीक है, और b को हम लोग क्या करते हैं, तो -1 मान लेते हैं, और c को -1 मान लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए, 2 -1 हो जाएगा -2, 2 में से 2 घटेगा 0। तो देखिए यहाँ पे संतुष्ट हो गया। तो अब यही सारा मान आपको क्या करना है, इस वाले में रख देना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे पहला क्या है, a का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर बटे bc। तो a का स्क्वायर कीजिए, a का स्क्वायर हम लोग क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, bc। तो b और c का गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर अगर कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ac का गुना कीजिएगा तो a और c का गुना करने से -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हम लोग क्या करेंगे, c स्क्वायर करेंगे, तो c स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और a और b यहाँ पे a और b है, तो a और b का यहाँ पे गुना कीजिए, ये a का मान है, ये b का मान है, तो 2 और -1 का गुना करने से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, नीचे में 1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे -1/2 कर देंगे, जो 2 चिन्ह आया है यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/2। तो देखिए यहाँ पे 4 आया, -1/2, -1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो जब 2 बार माइनस आधे में है, इसका मतलब दोनों को मिला के जोड़ के 1 हो जाएगा, -1। तो 4 में से 1 घटा कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब आप इस तरह से बनाइएगा तभी ये सवाल आपसे हल हो पाएगा, नहीं तो फिर सवाल देख के ही बहुत लोग डर जाते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल है कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगा देता है। तो यहाँ पे बोला है यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए वार्षिक लाभांश समान बोला है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वार्षिक लाभांश लिखें तो देखिए 96 का कितना परसेंट लगाया गया है, 96 का 9%, और ये बराबर किसका होगा, तो 120 का 9% के 12% के बराबर होगा। क्या बोला है कि 96 रुपये का 9%, तो हम लोग क्या किए 96 का 9% कर दिए और 120 का 12% बोला है, 120 का 12% बोल दिए, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आगे इसको हल करते हैं तो ये 12 8 96 हो जाएगा और यह 12.120 हो जाएगा। यहाँ इसको काटते हैं 3 से तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यह 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से 10 को अगर काट देते हैं तो ये 2 से कटता है, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10। अब देखिए और नहीं कटेगा तो अब क्या कीजिए, तो अनुपात निकालने बोला है, 8 का गुना 2 से कर दिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 का गुना किससे कर दीजिए, तो ये वाला 3 से कर दिए, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो देखिए दोनों धनों का अनुपात कितना आया, 16:15 आया। अब ऑप्शन में देखते हैं 16:15 किस में है, तो देखिएगा 16:15 किस में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल में है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत बट्टा करवाकर वह घड़ी 550.80 रुपये में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरे क्रमिक बट्टे का क्या मान होगा। ठीक है, 2 बट्टा लगा है और 2 बट्टा लगने के बाद सामान का मूल्य 550.80 रुपया हो गया है। तो पहला मूल्य क्या था, 720 था। ठीक है, कितना था, 720 था, उसमें से कितना मतलब उसमें से देना पड़ा, तो 550.80 रुपया देना पड़ा। तो और घटाते हैं इसमें से तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का बट्टा हमें मिला है। तो देखिए घटाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 होगा और यहाँ पे 11 में से 5 घटा 6 और यहाँ पे 169.20 रुपये का बट्टा मिला, यानी कि इतना रुपये का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट को हम लोग प्रतिशत में ज्ञात कर लेते हैं। कितना डिस्काउंट मिला, 169.20 का डिस्काउंट मिला, कितने रुपए में, तो 720 रुपये में। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, तो इसका डबल जीरो आपस में कैंसिल। ऊपर में कितना बचा, 169.20 बटे में 720, इसका जीरो, ये वाला कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इससे जब इसको काट देते हैं, इससे इसको काटिए तो कितना आ जाता है, अगर इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23.5% आ जाएगा। तो हमारा जो समतुल्य बट्टा का जो परसेंट आया, कितना आया, समतुल्य बट्टा का परसेंट कितना आया, 23.5%, यानी दोनों बट्टा मिला करके 23.5% का बट्टा आ रहा है। ठीक है, तो हमें बोला कि पहला बट्टा 10 है तो दूसरा बट्टा निकालना पड़ेगा। तो समतुल्य बट्टा हम लोग जब भी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A + B - AB बटे 100। क्या हुआ इसका मतलब, यानी A का मतलब पहला बट्टा, B का मतलब दूसरा बट्टा और -AB बटे 100। तो देखिए पहला बट्टा A का मान हम लोग लिख देते हैं कितना, तो 10% का बट्टा, प्लस दूसरा बट्टा B है उसे हम लोग निकालेंगे और माइनस AB बटे 100 करेंगे। तो A का मान 10 है, गुना B का मान B रखेंगे, बटे में 100 करेंगे और इस बराबर दोनों का मान क्या हो जाएगा, तो 23.5% हो जाएगा, जो हमें पहले से दिया हुआ है। अब इसको हल कीजिए तो 10 + B बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यह जीरो आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस B बटे में 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 23.5। देखिए आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 10 + B - B बटे 10 है, तो लिखेंगे इसको क्या, इसको लिखते हैं 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9B बटे 10 हो जाएगा। जब आप इसको हल कीजिएगा B वाले को तो बराबर कितना हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को उस पार भेज देते हैं तो 9B बटे में 10 बराबर, वो 10 उधर से घट जाएगा 23.5 से, तो यहाँ पे बचेगा 13.5। ठीक है, पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 9 से 135 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी B का मान क्या आया, 15 आया, यानी B हमारा जो है दूसरा क्रमिक बट्टा है, B का मान आया 15%। तो 15% देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप लोगों को क्या करता है ना कि बहुत सारे सवाल आपको आसान दे देता है, लेकिन एक दो सवाल आपको कठिन दे देता है, तो इन्हीं सवालों में आपका टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बनाना तो सारा सवाल है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए अगला सवाल है कि बिंदुओं -3, -4 तथा 1 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। देखिए ये मान लेते हैं ये वाला बिंदु क्या -3 है, -4 है, और इससे यहाँ पे एक बिंदु क्या है तो 1 है और -2 है। यहाँ पे कोई x अक्ष इसको काट दे रहा है, तो x अक्ष किस इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, सॉरी y अक्ष काट रहा है तो y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का मान 0, y का मान y हो जाएगा। मान लेते हैं इसको किस अनुपात में काटता है, तो m1 और m2 के अनुपात में काटता है। अब आगे इसको हम लोग हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो होता है ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, यहाँ पे जो ये मान होगा ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला होता है कि जब भी विभाजन होता है यानी दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु आ जाता है तो किस अनुपात में विभाजित करता है, इसे हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो ये बीच वाला बिंदु का x का मान क्या है वहाँ पे, तो 0 बराबर m1 का मान कितना, तो m1 ही लिखेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस m2 को m2 ही लिखेंगे, गुना x1 का मान देखिएगा -3 है, -3 लिख देंगे, बटे में m1 प्लस m2 लिख देंगे। ठीक है, जब ये m1 प्लस m2 इधर 0 से गुना हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 गुना करेंगे और माइनस हो जाएगा -3m2। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो m1 को इधर कर लेते हैं, तो -m1 बराबर होता है -3m2, यह माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। m1 बटे में क्या करते हैं, m2 कर देते हैं, तो इधर पहले से 3 है और यहाँ पे नीचे में 1 हो जाएगा, तो m1 बटे m2 का अनुपात कितना आया, 3 बटे 1 आया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। देखिए 3:1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है कि यदि बिंदु a और 0, 0 b और 1, 1 संरेखी हो तो a प्लस बी का क्या मान होगा। देखिए जब भी कोई बिंदु संरेखी होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज का, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस क्या होता है, तो x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले के तहत आपको वृत्त का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, तो 0, क्योंकि संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 1/2 लिखेंगे, अब सारा मान यहाँ से रखेंगे, तो देखिए ये जो मान होगा ये x1 का होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा, ये जो होगा ये x3 का मान होगा, ये y3 का मान होगा, तो सारा मान वहाँ से रखेंगे, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा, तो b है, माइनस y3 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देखिएगा 0, और 0 से जब इस पूरे को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसको लिखेंगे ही नहीं, प्लस x3 का मान देखिएगा 1 है, और y1 का मान देखिएगा 0, माइनस y2 का मान कितना है, तो b है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 1/2। अब देखिए इसको अंदर में हम लोग गुना करते हैं, तो ये a b हो जाएगा, गुना होकर माइनस हो जाएगा a, 0 तो खत्म, यहाँ पे ये 0 के साथ गुना होगा 1 तो हो जाएगा 0, ठीक है 0 और माइनस b हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आगे हल करते हैं तो 0 बराबर हो जाता है 1/2 इंटू क्या हो जाता है, ए बी, और यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं हो जाता है a प्लस बी। ठीक है, यह 2 इधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा ए बी माइनस a प्लस बी। तो हमें किसका मान निकालने बोला है, a प्लस बी का मान निकालने बोला है, तो a प्लस बी को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, और उधर क्या बचा, ए बी बचा। ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, ए बी आ गया, देखिएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 59 नंबर में कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है बिंदु, रेखाएं, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी पद अपरिभाषित नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और शेष 2 भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो अन्य 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, कर्ण 25 सेंटीमीटर है। एक भुजा अगर हम लोग कितना बोला है कि एक भुजा अगर 5 है,
एक भुजा 5 है तो एक भुजा जो है दूसरे भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो इसको अगर x मान लेते हैं तो ये वाला जो भुजा होगा ये x + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 अधिक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इस वाले भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी x + 5 का स्क्वायर और इस वाले भुजा का स्क्वायर करेंगे +x² बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं तो x² प्लस कितना हो जाएगा 10x और +25 हो जाएगा, प्लस x² बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625 होता है। इसको लिख लेंगे, यहाँ पे x² यहाँ पे x² दोनों जुड़ के हो जाएगा 2x² और प्लस 10x प्लस 25 है और 625 को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा -625 बराबर हो जाएगा 0। 2x² प्लस 10x, अब जब इसको दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा तो -600 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 2 को इन सब में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है x² प्लस 5x और -300 बचता है 2 को कॉमन लेने के बाद। 2 को कॉमन लेके जब इधर भेजेंगे तो 0 के साथ आकर के वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस 5x माइनस 300 ये एक बहुपद आया। तो इसमें क्या करना है, 300 का इस तरह से टुकड़ा करना है कि जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला 5 मिल जाना चाहिए। तो देखिए अगर इसको करते हैं 20 और 15 का गुना करते हैं तो 300 भी हो जाता है और 20 और 15 को घटाने से 5 भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, 20 को प्लस में लेना है, 15 को माइनस में लेना है, तब जाके 20 में से 15 घट के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान एक तो आएगा क्या, तो देखिए x का मान चिन्ह बदल के आता है। तो जो 20 प्लस में था वो 20 माइनस में हो जाएगा और जो 15 माइनस में है वो 15 प्लस में हो जाएगा। तो x का मान आया -20 और 15। ठीक है, -20 और 15। तो यहाँ पे देखिएगा x का मान कितना आया 15। तो हमको प्लस वाला मान लेना है क्योंकि माइनस वाला मान तो होगा नहीं, भुजा माइनस में तो होगा नहीं। x का मान आ गया 15, x का मान 15 और तो ये पहला भुजा हो गया 15, दूसरा भुजा 5 मीटर ज़्यादा है, सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो एक भुजा 15 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 20 सेंटीमीटर होगा। देखिएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि नीचे के चित्र में AP स्पर्श रेखा है, यदि AP बराबर OP हो तो त्रिभुज OPA एक कैसा त्रिभुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आकृति दिया गया है कि AP जो है वो OP के बराबर है, ये दोनों बराबर है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा के साथ जो त्रिभुज का जो त्रिज्या होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है। और जब 90 डिग्री पर होता है ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, तो इस तरह के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 62 नंबर सवाल है, एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत होगी। तो देखिए एक कमरे की चारों दीवारों को प्लास्टर करने का कितना आता है, तो 25 रुपये का लागत आता है चारों को। लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की क्या लागत होगी, तो 2 बार अगर कमरे को प्लास्टर करना है तो यानी कि दुगुना लगेगा 25 रुपये का। तो 25 रुपये का दुगुना देखिए कितना हो जाएगा, 50 रुपया लगेगा। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 डेसीमीटर स्क्वायर है और इसका ऊंचाई 7 डेसीमीटर है, तो उसके आधार पर खड़े समान आधार के क्षेत्र की आयत की परिधि क्या है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना 70 और बराबर यहाँ पे आधार का मान कितना दिया गया है, तो आधार का मान हमें पता नहीं है, आधार को निकालेंगे तो यहाँ पे आधार को लिख देंगे और गुना ऊंचाई हमें पता है 7 डेसीमीटर। तो जब 7 को इधर करते हैं 70 से भाग करते हैं, मतलब 70 को भाग करते हैं 7 से तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। यानी आधार का मान कितना आ गया 10 डेसीमीटर आ गया। तो देखिए इसी के आधार पर एक क्या बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है इसी आधार पर। तो आधार यानी आयत की वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो 10 डेसीमीटर की हो जाएगी। और इसका जो ऊंचाई है, आयत का ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 डेसीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऊंचाई जो है वो बराबर है, समांतर चतुर्भुज और आयत का। तो देखिए इसका लंबाई हो गया 10 डेसीमीटर और ऊंचाई हो गया यानी चौड़ाई हो गया 7 डेसीमीटर। तो इसका क्या निकालना है, परिधि निकालना है, यानी परिमाप। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B होता है। ठीक है, 2 × L का मान कितना है, तो 10 और प्लस B का मान है 7, 7 10 17 करेंगे, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 डेसीमीटर हो जाएगा। देखिए 37 डेसीमीटर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 64 नंबर सवाल है कि कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को कहते हैं। एक रेखा, एक किरण,
एक रेखाखंड या एक बिंदु। तो देखिए कागज या किसी समतल पर अगर एक बारीक बिंदु है तो इसे क्या कहा जाएगा, एक बिंदु ही कहा जाएगा, एक बिंदु ही कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 65 नंबर में है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या क्या है। देखिए माध्य क्या होता है, तो माध्य में जो 5 संख्या बोला है हम लोग मान लेते हैं कि पांचों संख्या कितना है, 18 है। देखिए पांचों संख्या क्या क्या है, तो 18, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचों, ये पांचों संख्या 18 है, क्योंकि इनका योग कितना होगा, तो 18 पंचे 90 होगा, इसलिए हम सभी संख्याओं को 18 मान लेते हैं। तो बोला है कि एक संख्या को हटा देते हैं, तो मान लेते हैं इस वाले 18 को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटा देते हैं तो अब हमारे पास 4 संख्याएं बचती है। तो बोला कि हटा देने के बाद माध्य कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो ये तो गया ही खुद, लेकिन अब इन सब में से 16 बनाने के लिए इसमें से भी 2 घटाएंगे, इसमें से भी 2 घटाएंगे, इसमें से भी 2 घटाएंगे और इसमें से भी 2 घटाएंगे, तब जाके इन सबका माध्य 16 आएगा। तो देखिए सब में से 2 घटा रहे हैं, इसका मतलब 2 2 4 2 6 2 8, 8 भी घटाएंगे और 18 एक संख्या घटेगी, यानी 18 और ये 8 संख्याएं 8 कुल जोड़ करके कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी 26 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाके हमारा माध्य 16 आएगा। कितना घटाने से, 26 घटाने से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 66 नंबर सवाल है, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बहुलक और माध्यक का अनुपात दिया हुआ, किसका, बहुलक और माध्यक का अनुपात दिया हुआ है। बहुलक कितना है, 6 है, और माध्यक कितना है, 5 है। तो हमें पहले माध्य निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, हमें बहुलक पता है, बहुलक कितना है, 6 है, बराबर 3 गुना माध्यक भी पता है कितना है, 5 है, माइनस 2 गुना माध्य। तो माध्य को x मान लेते हैं, तो x का मान निकाल लेते हैं कि माध्य है कितना। तो 6 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 या 15 माइनस 2x हो जाएगा। जब 15 को इधर भेज देंगे 6 के तरफ, तो ये हो जाएगा, घट के हो जाएगा -9 बराबर हो जाएगा -2x। जब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यानी अगर इसको पॉइंट में करें तो 4.5 हो जाएगा। माध्य कितना हो गया, 4.5। लेकिन हमें किस किस का अनुपात निकालने बोला है, तो माध्य और माध्यक का निकालने बोला है, माध्य और माध्यक का। तो माध्य का मान देखिए कितना आया, 4.5 आया, और माध्यक का अनुपात कितना है, तो माध्यक जो है वो 5 है। अब देखिए अनुपात कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, तो जब हम इसको अगर 4.5 को डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो उसी तरह से 5 को भी डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो देखिए 9:10 आ गया, इसका अनुपात ऑप्शन बी में है, यानी माध्य तथा माध्यक का अनुपात 9:10 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्न में किसका माध्य माध्यक तथा बहुलक का मान समान है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से हल करते हैं। सबसे पहले माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए आंकड़ों को जोड़कर उससे भाग दे देना पड़ता है उसकी संख्या से। तो 2 2 4 2 6 और 4 10, 10 और बटे में कितना हो जाएगा, संख्याएं है 4, तो इसका माध्य आ गया 2.5। वहीं माध्यक ज्ञात कीजिएगा तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, यानी और बहुलक अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही बहुलक होता है, तो बहुलक इसमें हो जाएगा 2। तो माध्य अलग हो जाएगा, माध्यक अलग हो जाएगा, बहुलक अलग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, इसका माध्य निकालते हैं, 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 3 7 3 10 और 5 15, 15 को भाग देंगे कितना, तो उसकी संख्या है 5, 5 से भाग देते हैं तो हो जाता है 3। वहीं अगर माध्यक निकालते हैं तो माध्यक संख्याओं को जब आरोही क्रम में सजाया जाता है, तो अगर विषम संख्या है यानी 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसका जो माध्यक होगा वो तीनवां पद होगा। तो तीनवां पद कितना है, 3 है, यानी माध्यक भी 3 है। और बहुलक अगर देखें इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो 3 3 3, यही संख्या ज़्यादा बार आई है। तो देखिए 3 माध्य भी आया, 3 माध्यक भी आया और 3 बहुलक भी आया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान अगर 4 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो देखिए आपको कैसे बनाना है। 7 sin स्क्वायर थीटा बोला गया है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बोला गया है, तो आप cos स्क्वायर थीटा को किस में बदल लीजिए, sin स्क्वायर थीटा में। तो cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में बदलिएगा, हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और बराबर इसका मान 4 बोला है, 4, तो 4 लिख देना है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए 3 से इसको गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 से माइनस sin स्क्वायर थीटा को गुना करते हैं तो -3 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस में घट जाएगा, यानी हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पे है +3, तो +3 को उधर भेज देते हैं तो 4 में से 3 घट के हो जाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4। जब साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1/4 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1/2। साइन थीटा का मान 1/2 आया, साइन जो होता है वो p/h का मान होता है, तो p का मान हो गया 1 और h का मान कितना हो गया 2, तो अब b का मान निकालना है, तो b बराबर हो जाता है √h² - p²। h का स्क्वायर कीजिएगा यानी 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा √3। b का मान आ गया √3, लेकिन हमें किसका मान निकालना है, तो टेन थीटा का मान निकालना है, और टेन थीटा बराबर होता है p/b। p का मान कितना है 1 है, और b का मान कितना आया, तो √3 आया, तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको इस तरह से 10 के पदों में बदलना है। देखिए ऑप्शन जो है वो सारा 10 के पदों में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इस वाले में से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन आउट कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। जब सारा ऑप्शन 10 के ही पदों में है तो हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 10 में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट से घेर लेते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आप लोग को पता है फॉर्मूला। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा 1 से गुना होकर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा गुना होकर हो जाएगा 10⁴ थीटा हो जाएगा। देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा आंसर आया। किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो ये आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारे इस सेशन का अंतिम सवाल है। देखिएगा साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कोस बीटा बराबर 1/2 है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी एंगल का दोनों का जोड़ क्या होगा। तो देखिए साइन अल्फा बराबर क्या बोला है 1/2, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये साइन साइन कैंसिल, तो अल्फा का मान कितना आ गया 30 आ गया। वहीं पे कोस बीटा का मान कितना बोला है 1/2, तो कोस कितना का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है। कोस कोस कैंसिल, तो बीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अल्फा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो इस तरह से आपके आज का जो पूरा सेट है वो हम लोगों ने हल किया। ये सवाल आपको पूछे गए थे और इसी तरह के सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के अगर वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी है, उन्हें देखना चाहते हैं तो हमें चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।